All right, ladies and gentlemen, today we have Mukesh Gautam with us. Mukesh has been a student of Funda Makers for around 2 years, and Mukesh has a very inspiring story to tell, a very motivating one for those guys who are appearing for CAT this year. In this interview, Mukesh will talk about his struggles. Mukesh will talk about the challenges he faced, the financial challenges, the social problems, and the kind of everyday challenge he faced while he was preparing for CAT. I'm sure this interview is going to be one of the best interviews I've taken of any student. Mukesh, welcome to this show. Thank you, sir. तो मुकेश बताओ यार, कैसा लग रहा है पहले तो तुमको ये सारे आयम बोध गया, काशीपुर, रायपुर, त्रिची, नागपुर, रोहतक, कितने सारे आयम्स तुमने कन्वर्ट किया है, इसमें से कहीं ना कहीं तुम ज्वाइन करोगे। आई एम श्योर अभी भी तुम सोच रहे हो किसको ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में अभी थोड़ी पहले हम लोग बात भी कर रहे थे। तो वो सारी चीजें तो अलग हैं, वो सारी चीजें इतर हैं, कहीं ना कहीं यहाँ इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करके तुम जाओगे। लेकिन इतने सारे आयम्स तुमने कन्वर्ट किया, कैसा लग रहा है? मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? परिवार को कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? सर मेरे मम्मी पापा तो बिलीव नहीं कर पा रहे कि नालायक क्लियर कैसे कर लिया इतने आयम। सो वो काफी खुश हैं कि फाइनली मैंने कन्वर्ट कर लिया है, बिकॉज ये हम लोग का ड्रीम ही था। ये केवल मेरा नहीं, ये मेरे फैमिली का भी ड्रीम था कि टू गेट इनटू आईएम। इसके लिए हम लोगों ने काफी स्ट्रगल भी किया है। सो काफ़ी एक्साइटेड फीलिंग है और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं और मेरी फैमिली। हम लोग तो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। सो इट्स बीन अ ग्रेट फीलिंग। तो पूरी स्टोरी शुरू कैसे होती है? पहली बात तो पहले अपने परिवार के बारे में बताओ। तुम क्या करते थे? कोरोना का समय आया, उसमें भी हम लोग टच में थे, तो सारी अपनी पहले बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड। हाँ तो सर मैं एक गरीब किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर जो हैं सब्जी बेचने का काम करते हैं। मेरे घर में मेरे 3 बहनें हैं। कुछ क्योंकि आईएम में जा रहे हो तो इतना तो मतलब लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना तो होगा कि फीस वगैरह, पर सब्जी मतलब क्या होलसेल मंडी में, या फिर जो ठेले पे लोग, या फिर जो रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, ऐसा कुछ? जो ठेले पे लगाते हैं सर, वैसे वाली सर। अच्छा, रेडी वाला मतलब जो ठेले पे घूम के मोहल्लों में लोग बेचते हैं सब्जियां। जी सर, वो जी सर। तो उसमें तो मतलब कोरोना काल में बहुत ज्यादा परेशानी हुई होगी आपको फिर? यस सर, एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड की वजह से सारे एरिया तो लॉक हो गए थे, एंड स्पेशली हम लोग के एरिया में 1-2-3 केसेस भी आ गए थे जिनको इन कोविड की वजह से डेथ भी हो गई थी। तो हम लोग का एरिया भी सीज हो गया था, तो वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। सो उस केस में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। सो उसको रिकवर करने के लिए हम लोगों ने एक अदर ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया था कि अगर हम लोग खुद नहीं जा सकते हैं तो मतलब बाय और लाइक ऑनलाइन ऑर्डर और थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट। सो वो हम लोग को काफ़ी बताया था कि कुछ अपने कस्टमर्स को तुम व्हाट्सएप से ऑर्डर लेते थे और जाके साइकिल से तुम डिलीवर कराते थे, ऐसा कुछ तुमने बताया था। जी सर। सो हम लोगों ने यही तो ये जो 2 साल पूरा लॉकडाउन रहा, 2 साल जो बिजनेसेस ठप रहे, तो जो पीक चल रहा था कोरोना का 2021 में और 2020 में और 2021 में, राइट, इन दोनों सालों में जब पीक चल रहा था, तो उस समय तुम खुद जाते थे सब्जी डिलीवर करने घरों पे? राइट, मैं ही जाता था। पापा लाने का काम करते थे और देने का काम करते थे, पर मुझे डिलीवर करने का काम रहता था। ओके। तो इस समय कैट की प्रिपरेशन कैसे करते थे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुमको देख रहे होंगे इस समय, और बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि कैट में बहुत ज्यादा काम रहता है, कॉलेज जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, कैट की प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलता। ऑन द अदर हैंड तुम अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, तुम 2nd ईयर या 3rd ईयर में अपने कॉलेज में भी थे, तुम सब्जियां भी डिलीवर कर रहे थे, तुम कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे थे? सर सब्जी बेचना तो मेरा ऑप्शन कभी था ही नहीं, पर वो मेरी नीड थी। बाकी टाइम बाय टाइम मैं जैसे मेरा ग्रेजुएशन का टाइम स्टडी पीरियड खत्म होता था तो मैं घर पे आता था अपना, फिर उसके बाद जो भी डिलीवरी वाला रहता था, सुबह इवनिंग मॉर्निंग में एंड इवनिंग में मेरा काम रहता था डिलीवर करना।
उसके बाद मैं आता था तो ऑब्वियसली आपका जो भी वो स्टडी मटेरियल था मैं उसकी हेल्प से काफ़ी प्रिपेयर करता था। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि ऐसा लगता था कि सब तो एडवांस है, इसको पढ़ेंगे कैसे, कैसे क्लियर करेंगे। सो उस टाइम पे आप लोग जो भी मैंने सर से डिस्कस किया, जैसे जो भी सर थे हमारे मैथ्स के या क्वांट्स के या डीएलआर के, तो सबने यही कहा कि पहले अपने बेसिक्स पे काम करो। पहले जब उनको क्लियर कर लोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड हो जाएगा। और वो एक्चुअली काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि लोग डायरेक्ट एडवांस पे चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो मुझसे हो नहीं रहा है, कैट तो बड़ा डिफिकल्ट है। एक्चुअली वो डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी क्योंकि डायरेक्ट एडवांस पे जाते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, सब बाउंसर चला जाता है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था 2020 में, हाफ ईयर तो मेरे साथ यही हुआ था कि सब बाउंसर जा रहा था, मुझे समझ नहीं आता कि करें क्या। क्योंकि मेरी वो आरसी तो मेरी बहुत वीक थी, डीएलआर तो मेरी अच्छी थी, क्वांट्स भी ठीक थी, उतनी अच्छी नहीं थी। सो तो मेरे तो बाउंसर से जा रहा था। जब मॉक वर्क दे रहा था तो कोई स्कोर नहीं करना था, मैं सोच रहा था कि कैट देख के क्या करूँगा, स्कोर तो आ नहीं रहा है। सो फिर भी मैंने ट्राई किया, मैंने कहा दूंगा जो भी होगा। लास्ट टाइम तक मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया कि चलो पहले बेसिक्स क्लियर कर ले, पर उसी टाइम पे कोविड भी आ गया मिड 20 में, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि अब तो बाहर ऑफलाइन क्लासेस खत्म हो गई, फिर ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में भी उसको टाइम लगा आने में, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन ऑनलाइन प्रिपरेशन हो नहीं पाई। सो ये सब इंक्लूड के मेरा 2020 कैट का काफी ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा। सो मैंने कहा कोई बात नहीं। और एक और मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ऑडियंस के सामने कि मुकेश और इसकी 2 बहनें हैं, राइट? मुकेश 2 बहनें, तीन बहनें, तो 3 बहनें और मुकेश, इस सबको मिला के एक स्मार्टफोन हुआ करता था, राइट सर। और उस स्मार्टफोन में जब मुकेश क्लास करता था तो इसकी बहन झगड़ा करती थी कि उसका क्लास होना है, फिर उसका क्लास होता था तो इसकी छोटी वाली बहन झगड़ा करती थी क्योंकि सभी के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो 4 बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ एक स्मार्टफोन हुआ करता था। मुझे याद है एक बार शायद रात की क्लास थी या सुबह की क्लास थी, मॉर्निंग क्लासेस थी, तो मैंने मुकेश को फोन किया कि भाई मुकेश, इवनिंग की थी, कि मैंने फोन किया कि तू क्लास क्यों नहीं कर रहा है, तो कहा कि सर मैं क्लास इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि उसी समय पे मेरी बहन की भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज बोथ द थिंग्स, राइट? सो ये एक स्ट्रगल का एक अनूठा कहानी है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो मोबाइल फोन ही नहीं है, या फिर माँ बाप से जिद करते हैं कि मोबाइल फोन ले आइए तभी पढ़ाई हो पाएगी। यहाँ पे तुम 4 भाई बहन मिल करके एक ही मोबाइल फोन से तुम लोगों ने पढ़ाई करी और फिर भी इतने सफल हुए, और मतलब तुम्हारी बहनें भी बहुत अच्छा कर रही हैं लाइफ में, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। सो ये मुझे बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है। अच्छा मुकेश, एमबीए करने की बात कहाँ से आ गई? मतलब एमबीए कहाँ से मन में कैसे आया कि लेट्स गो फॉर आईएम्स? क्योंकि यूजुअली लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ इंक्लिनेशन होता है कि भाई इतनी गरीबी है, कंपटीशन बीट करते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब एसएससी या बैंक पीओ में किसी जगह पे लग जाते हैं और फिर है ना फैमिली सेट हो जाएगी। तो तुमने एकदम अलग रास्ता चुना। यूजुअली ऐसे फैमिलीज में एमबीए वाली चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। So how did you decide on to it? सर वैसे आपने जो कहा वो बिल्कुल वही हो भी रहा था मेरे साथ कि मेरे फैमिली वाले कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब करो, शॉर्ट टर्म में आप सेटल्ड हो जाओ, फिर क्या है, फिर आप जो भी करना कर लेना। पर मेरा बचपन से ही, क्योंकि मैं बहुत मूवी देखता था, तो मैं वहाँ पे जो बिजनेसमैन की लग्जरी होती थी वो मैं देख के काफी सरप्राइज हो जाता था कि अरे इनके पास इतना कुछ है, हम लोग पास तो कुछ नहीं है। सो वो मुझे काफी इंस्पायर किया कि पैसा एमबीए करना, बिजनेस करना है, राइट सर, पैसा मोटिवेशन। तो वहाँ पे मुझे ये तो कंफर्म हो गया था बिजनेस करना है, तो बिजनेस करना है, उसको कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, ये नहीं पता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला एमबीए से अच्छा होता है कि बिजनेस, आप बिजनेस फील्ड में जा सकते हो। ये भी डिसाइड हो गया बिजनेस करना है, एमबीए करना है, लेकिन अब एमबीए कहाँ से करना है, कैसे करना है, इसे मुझे कोई आइडिया नहीं। फिर मुझे याद है कि मेरी बहन एक दिन आई, उन्होंने कहा कि एक सूर्य सर नाम करके एक पर्सन है, वो मेरे कॉलेज में आए, सेमिनार अटेंड किया है उन्होंने। सो उन्होंने मुझे बताया कि कैट एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप जो है वो बेस्ट एमबीए कॉलेज पा सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं आपके करियर को ग्रो करने में। मैंने कहा ये तो काफी अच्छा है।
सो उन्होंने मुझे डिटेल दी, उन्होंने कहा कि आप सूर्या सर ज़्यादा दूर तो रहते नहीं हमारे घर से, थोड़े 1-2 किलोमीटर की दूरी है, बस चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, करना तो है ही है एमबीए, तो क्यों नहीं कैट ही दिया जाए। तो हम लोग आ गए आपके कोचिंग में। फिर मुझे जब सब सुनाई पड़ा, तो एक समय के लिए मुझे लगा कि छोड़ देता हूँ, क्योंकि इतनी फीस है, सब कुछ है, कैसे मैनेज। फिर आपका एक कॉपरेशन आया कि कोई बात नहीं, तुम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे देना, तो पढ़ लो। सो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वैसा ना होता तो शायद आज मैं कैट दे ही नहीं रहा होता। सो वो एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फैक्टर था। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 2020 में कैसा सब कुछ इम्पैक्ट कर गया। 21st में मैंने डिसाइड ही कर लिया था कि पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस तक। फिर उस टाइम पे भले ही ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही थी, पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस सारी अवेलेबल थी 24/7 और रिकॉर्डेड भी थी, और 24/7 डाउट क्लासेस सॉल्विंग होती थी। सारे टीचर्स के पर्सनल नंबर भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। फिर आपके मॉक टेस्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, हेल्पफुल थे। तो यही सब हेल्प किया। और इन सब से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुझे जो लेसन आप लोगों से मिला था, वो ये है कि ईगो को साइड में रखो। सबसे पहले क्वेश्चन को नेग्लेक्ट करना सीखो। जब तक मैंने क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं किया था, तब तक मेरा स्कोर ही नहीं बनता था, कहीं पे नहीं बनता था, क्योंकि मेरा ईगो हर्ट हो जाता था, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, सारे तो हो जाते हैं, जब बैठता हूँ घर पे तब तो हो जाते हैं, मॉक में क्यों नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ से जब मैंने निगलेक्ट करना चालू किया, तब मेरा स्कोर बढ़ना स्टार्ट हुआ। क्योंकि इसके चक्कर में क्या करता था, इजी क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता था और डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में चला जाता था, जो मुझे आते नहीं थे। तो इसकी वजह से मेरा स्कोर हमेशा नेगेटिव में चला गया। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने कंटिन्यूअसली अपने प्रैक्टिस में लाया, और उसकी वजह से मैं आज जो भी आईएम्स क्लियर हुए हैं, सब उसी की वजह से। तो मुकेश, एक बात और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि लोगों के पास जब पैसे नहीं होते हैं, तुम फॉर्म भरने के लिए भी कई बार ऐसा हुआ कि फॉर्म भरने के लिए भी स्ट्रगल किए, तुमने कैट का फॉर्म भर दिया और स्नैप का फॉर्म इसलिए नहीं भरा सिर्फ क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा लग रहे थे। तो ऐसे में कभी ऐसा तुमको लगा कि कहीं पैसों की कमी कहीं तुम्हारे ड्रीम्स के आगे अड़चन न बन जाए, ऐसा ना हो कि तुम जो सोच रहे हो वो ना हो पाए, क्योंकि इसलिए क्योंकि तुम पैसे आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हो जितने कि यूजुअली जो बच्चे कैट की तैयारी करते हैं वो होते हैं। सो डिड यू एवर फाइंड दैट अंडर कॉन्फिडेंस, और डिड यू गो थ्रू a stage wherein you were not able to focus on your studies just because of the reason that you were covered with these negative thoughts? ऐसा कभी हुआ तुम्हारे साथ? अगर इसकी बात करूँ तो हर स्टेप पे, क्योंकि जहाँ पे भी फाइनेंशियल नीड होती थी वहाँ पे एक ये हमेशा थॉट स्टेप कर जाता था कि पैसे तो है नहीं, आगे करूँगा कैसे। पर मेरे फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, खासकर मेरे मम्मी पापा ने और मेरी बहनों ने। उनका कहना था तुम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पैसा होगा जहाँ से भी होगा वो हम अरेंज करेंगे, बस तुम पढ़ो। क्योंकि मेरे पापा का एक ड्रीम ही था, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार, कि उनके पेरेंट्स ने उनको पढ़ने नहीं दिया था, तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो उनका ये था कि पढ़ो, पैसे की चिंता मत करो, वो कहीं से भी लाऊंगा, पर तुम लोग पढ़ो। सो ये सब चीज़ें काफ़ी मोटिवेट, जब नेगेटिव थॉट स्टेप करने लगते थे, सराउंड हो जाते थे चारों तरफ से, तो यही एक मोटिवेशन चीज़ें आती थी कि कोई बात नहीं, मेरे पेरेंट्स ने इतना पढ़ लिया है तो मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता है, कहाँ से अरेंज होगा मनी। पर ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करती थी। सो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं आगे बढ़ता गया। मुकेश, एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से तुम आते हो, मतलब बहुत ज्यादा उसको वो इंग्लिश मीडियम कहने को था, लेकिन एक्चुअली वो हिंदी मीडियम ही था, जहाँ तक एक बार तुमने मुझे बताया था कि उस स्कूल को इंग्लिश कहने में कुछ नहीं होता था, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉर्मल हिंदी में ही बोलते थे। सो ये काफी इम्पैक्ट पड़ता था। जब मैं देखता था लोगों को वो तो आराम से बोल रहे हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत होती। तो हम लोग जैसे कभी भी रीडिंग करते, तुम्हारे क्लास में सभी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते थे, इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलते थे, तुम नहीं बोल पाते थे, तो इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया तुमने? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानना चाहेंगे जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं या फिर उनकी हिंदी मजबूत नहीं है, उनके मन में ये डर रहता है कि इंग्लिश कमजोर है मेरी, इसलिए मैं आईएम में नहीं जा सकता। तो उस चीज को तुम कैसे उनको क्या जवाब देना चाहोगे?
उनको क्या सिखाना चाहोगे? नहीं, ये प्रॉब्लम तो है कि इंग्लिश कमज़ोर है तो आईएम में आपको प्रॉब्लम होगी, ये सच है। लेकिन इसको हुँ, रिकवर भी किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला आप लोग बेसिक स्टार्टिंग में ही बता देते हो कि अगर कोई भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करो, रीड करो, नॉवेल्स रीड करो, बुक्स रीड करो। इससे आपकी कम से कम हैबिट डेवलप हो जाएगी, जिससे आपका इंग्लिश पढ़ने का फ़ियर हट जाए। भले नहीं समझ में आ रहा, तो हुँ, एटलीस्ट पढ़ने का हुँ, फ़ियर हट जाए। उसके बाद अगर आपको हुँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो इतनी डिक्शनरी होती है, जैसे वर्ड पार मेड ईज़ी, ब्लैक ब्लैक बॉक्स करके बुक्स हैं। तो मैंने जो किया था, मैंने पूरे वर्ड पार 2 से 3 बार रट लिए थे, बिल्कुल, मुझे याद हो हुँ, गए थे। फिर मैंने ब्लैक हुँ, बॉक्स भी थोड़ी-थोड़ी पढ़ी। सो उसके बाद हुँ, जब मैं रीड करता था हर चीज़, तो रीडिंग तो हैबिट मेरी डेवलप हो चुकी थी नॉवेल्स रीड करने के थ्रू। हुँ, अब हुँ, जो है वो वर्ड पार और इन सब की वजह से जो हेवी वर्ड्स होते थे, जो कभी भी मुझे समझ नहीं आते थे, कैसे हुँ, क्या है इसका मीनिंग? ट्राई तो बहुत करता था कि समझ लूँ कि एक पेज पढ़ के अगर मुझे समझ में आ जाए, पर वो होता ही नहीं था क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट वर्ड होते थे, कभी सुना भी नहीं तो अलग ही बाउंसर जा रहा था। तो ये वर्ड पार मेड हुँ, ईज़ी या इन सब की वज़ह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई कि एक-एक वर्ड की मीनिंग मुझे आराम से समझ में आती थी, तो मैं पूरा आरसी का एसेंस जो है आराम से निकाल लेता था, उसकी वज़ह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। ये जो कांसेप्ट था, एक बार आपने बताया था तो मैंने काफ़ी लाइटली लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे एक बार। मैंने पढ़ा 1-2 हाँ, चैप्टर पढ़े पर कुछ नहीं समझ आया। फिर मेरी बहन ने कहा कि पढ़ो, बोला है ना सर ने, हाँ, चुपचाप पढ़ो इसको। हाँ, फिर स्टार्टिंग में बहुत बोरियत लगी उसको पढ़ने में, मन ही नहीं करता था कि हाँ, एक वर्ड पार पढूँ। पर हाँ, आप जैसे 1 हफ्ता पढ़ लिए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, हाँ, उसके बाद आपकी फिर हैबिट इंटरेस्ट बन आने जाएगी। लगता है। हाँ, फिर इंटरेस्ट इतना आएगा कि आप कहोगे खत्म कर देते हैं, फिर छोड़ेंगे इसको। सो ये बिल्कुल, काफ़ी वर्ड पार मेड ईज़ी मैं कहूँगा हाँ, कि उसने मुझे बहुत हेल्प किया, आरसी सॉल्व करने में हाँ, स्पेशली। इंग्लिश बोलने में, राइट, राइट। समझने में कितना भी डिफ़िकल्ट, वो मुझे और वर्ड पार वर्ड मेड पार ईज़ी मेड ईज़ी तो हम लोगों ने क्लास में भी खत्म करी थी पूरी वर्ड पार राइट मेड सर, ईज़ी को क्लास में भी हम लोगों ने राइट। खत्म किया था। सो हाँ, यही तो सब बहुत सारे बच्चे काफ़ी हेल्प की। इंग्लिश इंग्लिश इसी तरह इम्प्रूव होगी। ब आप मतलब मेरे दोस्तों ने तो मुझे ये भी रिकमेंड किया था कि मूवी देख इंग्लिश में, मैंने देखी और मुझे काफ़ी मतलब हाँ, एक हैबिट डेवलप हो गई सुनने की, तो वो भी काफ़ी हाँ, हेल्प करता है। शुरुआत हाँ, में तो मुझे कुछ नहीं समझ आता ये लोग क्या स्लैंग में बोल रहे हैं, कुछ तो आ नहीं रहा है मुझे, पर बाद में मुझे काफ़ी हेल्प हुआ उससे। राइट। और एक एक बात और है कि बहुत से सारे बच्चों का मैथ्स में डर रहता है। तुम कॉमर्स स्टूडेंट रहे हो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा नहीं था जब तुमने ज्वाइन किया था शुरुआत में, जी। मैथ्स से दूरी थी तुम्हारी। मैथ्स को कैसे तुमने कवर किया और कौन-कौन से चैप्टर्स पे बेसिक फोकस किया तुमने? अ, जो मैथ्स का फ़ियर था एक्चुअली में, वो फ़ियर था, लेकिन मुझे बचपन में मेरा मैथ्स काफ़ी अच्छा था। तो एक पॉज़िटिव अच्छा, इम्पैक्ट भी पड़ता था कि बचपन मुझे आता था, अभी भले नहीं आ रहा है तो हाँ, मैं कर लूँगा अगर मैं ट्राई करूँ। सीख लोगे। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो शुरुआत में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैंने देखा वेटेज किसका कितना है, किस चैप्टर का। तो सबसे हाँ, ज़्यादा मैंने फ़ोकस जो किया था वो अरिथमेटिक पे किया। हालाँकि मुझे पता अर्थमेटिक, था अरिथमेटिक ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। और मैंने प्रिपेयर किया था कि इन केस मुझे कुछ नहीं आता तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए, कि कौन से क्वेश्चन मैं हुँ, अटैक कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा तो। तो मैंने हुँ, पहले हुँ। अरिथमेटिक कंप्लीट किया, बाद में मैंने ज्योमेट्री और अलजेब्रा पे फ़ोकस किया, क्योंकि मेन चैप्टर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री हैं, उनके ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं हाँ, के आते हैं। 10-12 सवाल तो वहीं से आते हैं। हुँ, हुँ, हाँ, और वो काफ़ी टाइम सेविंग होते हैं, अगर आपको आते हैं तो बड़ी ईज़िली आप उसको कर लोगे। तो पहले मैंने प्राइमरी हुँ, फ़ोकस किया था कि मैं अपना ये एवरेज मिक्सचर एंड एलिगेशन जो भी था, अरिथमेटिक का, ये सब पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट करूँगा, उसके बाद अलजेब्रा, फिर लास्ट में ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी ट्रिकी होती है। अगर आपको आ गई तो हुँ, अच्छी बात है, वरना आप कुछ भी कर लो सॉल्व नहीं होगा इतनी जल्दी। तो मैंने हुँ, वेटेज देखा, फिर देखा कि डिफ़िकल्टी लेवल किसका कितना है, इन सब पे मैंने हुँ, कैटेगराइज़ किया, फिर मैंने प्रायोरिटी दी हुँ, कि अलजेब्रा ज़रूर कर लेना है, क्योंकि वो ईज़ी है, वो हुँ, आपको 10 से 15 मिनट में आपको 5 से 10 क्वेश्चन दे देगी। वहीं पे आपके 10-15 हुँ, मिनट में अरिथमेटिक के 2 से 3 ही सॉल्व होंगे। तो मेरे लिए तो वो फ़ायदा ना जिसमें मैं 7 से 8 कर ले रहा हूँ। तो करेक्ट, इस तरह मैंने करेक्ट। डिवाइड किया था, फिर मैंने सॉल्व किया उसको आगे। और इसी हुँ, स्ट्रेटजी से मैंने 2021 में कैट में दिया भी था, जिसकी वज़ह से मेरा स्कोर बैलेंस हो पाया था। वरना ओके, अचानक से इतना डिफ़िकल्ट हो गया था कि समझ ही नहीं आता किसको अटेम्प्ट करूँ, किसको छोड़ूँ। फिर मैंने कहा कि हुँ, अपना हुँ, जो भी प्लान था, स्ट्रेटजी था, उसी पे चलूँ, भले कितना डिफ़िकल्ट क्यों हुँ, ना। सो हुँ। स्ट्रेटजी से काम किया तो और मेरा हेल्प किया थोड़ा।
मॉक टेस्ट फंडा मेकर्स की कितने हेल्प किए तुमको? क्योंकि आई एम श्योर कि मुझे याद है तुम 2021 वाला जब तुम तैयारी शुरू कर रहे थे अपना, आई थिंक इन द मंथ ऑफ मई में बात हुई थी हम लोग की, मई या जून में बात हुई थी। हाँ, या जून में थी अप्रैल शायद। वगैरह में, जून में, राइट। तो जून में तुम ने फोन किया और तुम मॉक टेस्ट वगैरह लिखना शुरू कर रहे थे। सो मॉक टेस्ट ने कैसे तुम्हारी मदद करी, स्पेशली फंडा मेकर्स की अगर बात करें तो हाउ वाज फंडा मेकर्स हेल्पफुल? सब मॉक टेस्ट तो मेन ही होते हैं। अगर आपको अपना रियलिटी जानना है कि आप क्या हो, आप कहाँ लाई कर लो, कैट के लिए आप एलिजिबल भी हो कि नहीं हो, एग्जाम मतलब आपको नॉलेज आता भी है कि नहीं आता है कि बस आप कैट में चल दिए। सो इन सब के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस रखता है। और फंडा मेकर का मैं ये कहूँगा, तुमने? मैंने क्रैको का लिया था और फंडा मेकर के लिए मैंने 2 लिए थे। फंडा मेकर के लिए मैंने इसलिए लिया था कि उसका जो डिफिकल्टी रहता है दैट इज मॉडरेट, जो कि एक्चुअली कैट में आता है। मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफिकल्ट, जो भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमेशा कैट के पेपर में डिफिकल्ट रहेंगे ही रहेंगे, जो कि फंडा मेकर में भी कुछ 4-5 क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट जरूर रहते थे हर एक सेक्शन के। बाकी उसमें आपको मीडिएटर मिलेंगे, मतलब मीडियम में मिलेंगे, इजी बहुत कम होते थे, क्योंकि इजी एक्चुअली इतनी इजी भी नहीं आते हैं, तो इजी थे और मॉडरेट ज्यादा थे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराई जाती थी कि भले इजी क्यों ना हो लेकिन आपको मॉडरेट लेवल का सॉल्व करना भी आना चाहिए, कि इन केस अगर मॉडरेट लेवल का आ गया तो आप सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑल ऑफ द सडन शॉक ना हो कि ये तो मॉडरेट आ गया, आप क्या करें। तो वो काफी हेल्प करता था। फिर मैंने क्रैको लिया, उसका जो लेवल था वो ऑलवेज डिफिकल्ट था, तो मेरा उसमें स्कोर नहीं बनता था कभी। मैं परेशान रहता था कि फंडा मेकर में तो मेरा बन रहा है, फिर क्रैको में क्यों नहीं बन रहा है। पर एक्चुअली मुझे दोनों की डिफिकल्टी लेवल की वजह से काफी है। मैं मॉडरेट के लिए भी प्रिपेयर हो गया, अब जब मॉडरेट के लिए प्रिपेयर हो गया तो इजी तो आ ही गया, और फिर क्रैको की वजह से मुझे डिफिकल्ट वाला भी आ रहा था, तो मुझे तो फंडा मेकर का काफी ज्यादा हेल्प किया। मैं मेरे स्कूल जो जनरेशन है उसमें फंडा मेकर का मार्क काफी हेल्प किया, क्योंकि इसी की वजह से मेरा जो हेल्प ये हुआ था कि कैट पेपर में मैं तुरंत देख लेता था ये मॉडरेट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, डिफिकल्ट को छोड़ो, ये दिख गया मॉडरेट है, इसी को सॉल्व। बता रहे थे तुम कुछ मार्क्स बहुत ज्यादा मिलते थे, ऐसा कुछ बता रहे थे? हाँ, फंडा मेकर में एज कम्पेयर टू अदर, अभी आप किसी भी कोचिंग का मॉक ले लेंगे, आपको ज्यादा अमाउंट में कम मॉक मिलता है, बट फंडा मेकर में एक अच्छी जो चीज है कि आपको कन्वीनियंट प्राइस में, यानी इकोनॉमिकल प्राइस में, मुझे जहाँ तक याद है कि 100 मार्क्स के आसपास कुछ मिलता है, मुझे एग्जैक्टली तो नंबर याद नहीं है, 80 मार्क्स, पर शायद 80 to 100 के बीच में जो वो मार्क्स मिलते हैं, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आप इतनी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे अगर आप सच में प्रैक्टिस आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, जो कि बहुत सारे मिलते हैं, लगभग 50 के आसपास सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, फिर आपको मिलता है हमारा वो मिलता है, तो काफी, इसीलिए मेरा दूंगा फंडा मेकर लेने का वो क्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल प्राइस भी था, क्योंकि मेरे पास ज्यादा प्राइस मैंने सोचा कि इसमें भी फंडा मेकर अदर ने हालांकि ट्राई नहीं किया, बट मैंने काफी देखे हैं कि अदर्स के जो हैं वो या तो बहुत डिफिकल्ट होंगे या तो बहुत इजी। जो मीडिएट का है वो कोई फोकस नहीं कर रहा कि जो लेवल एक्चुअली तो हल्का सा डिफिकल्ट होना चाहिए, जो कैट का पैटर्न रहता है। अक्सर लोग जो भी कोचिंग होती है वो या तो डिफिकल्ट इतना बना देंगे बच्चा सॉल्व ना कर पाए, या तो इतना इजी बना देंगे बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंस। ये नहीं फंडा मेकर, इसलिए मैंने फंडा मेकर को प्रेफर किया था परचेज करने। Right. So, Mukesh, I'm really, so blessed to have a student like you. कि मतलब, despite these challenges जो तुमने face किए, you're doing wonderfully well in life. I pray to the God that you get success in every field of your life. Whatever you do, you may touch the apex of success. मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, I want to tell everyone that where there is a will, there is a way, and Mukesh is a living example. अभी ये पहली सफलता है मुकेश, अभी आगे बहुत आगे जाना है,
ऐसे ही मेहनत करते रहो, जीवन के हर फील्ड में पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना बेस्ट दो और आपको महान होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा खूब ढेर सारा आशीर्वाद, प्यार और फंडामेकल्स टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। थैंक यू सर, मुकेश, इट्स मीन अ लॉट एक्चुअली। थैंक यू। फंडामेंटल की एक और चीज मुझे काफी अच्छी लगी जो मैंने बाकियों में नहीं देखी, कि जो फ्रेंडनेस है, कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि वो डायरेक्टर है तो उनसे बात मत करो या आप रेगुलर नॉर्मली बात नहीं कर सकते। इट्स लाइक अ फ्रेंड, एवरीवन इज फ्रेंड, वेदर इट इज टीचर और डायरेक्टर, डजंट मैटर। आप फ्री हो कुछ भी पूछने के लिए, इवन दो आप मजाक करने के लिए भी फ्री हो कि आप आराम से मजाक कर सकते हो, बट अप टू अ लिमिट, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये सब काफी चीजें मुझे ज्यादा अच्छी लगी। It is just because of you people that we also get motivated in working. Thank you so much for the kind words you have said, and thank you for coming here and guiding the juniors, your juniors in fundamentals. Thank you so much. Thank you, Mukesh. Thank you, sir.